सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं रोजी छाबड़ा, पीजीटी बायोलॉजी, जीजीएचएस हसनपुर तावड़ू नूह से। आज हम क्लास 9 में साइंस में चैप्टर 6 टिश्यूज यानी कि उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। आज के सेशन में हम जानेंगे उत्तक क्या होते हैं, पादप उत्तकों के प्रकार, विभज्योतक उत्तक के प्रकार और गुण। तो जैसे कि हम जानते हैं कि अर्थ के ऊपर लाइफ वेरिड फॉर्म्स में प्रेजेंट है ना। देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज फाउंड ऑन अर्थ। तो ये जो जीवन है, जो इतने विविध रूपों में अर्थ पे मिल रहा है, उसका स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? दैट इज सेल, राइट। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो कोशिका है वो जीवन की मूलभूत इकाई है। और इसी कोशिका की संख्या के आधार पे फिर हमारे पास दो प्रकार के जीव आते हैं। पहले है एक कोशिक जीव यानी कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, जो कि केवल एक ही कोशिका के बने होते हैं, मीन्स दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। फॉर एग्जाम्पल पैरामीशियम, अमीबा, बैक्टीरिया। लाइकवाइज बहुकोशिक जीव यानी कि मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, मतलब के वो ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी या आप कह लीजिए जो ऑर्गेनिजम्स जो है वो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स हैं, जैसे तुलसी का पौधा ले लिया हमने अपने घर के आसपास, और पीपल का पेड़, और इसी तरीके से एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स है ना। ये सब क्या है? बहुकोशिक जीव है। हमने अध्याय 5 में कोशिका की संरचना और उसके अंगकों के बारे में पढ़ा, राइट। तो हमने जाना था कि जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थे, अंतर्द्रव्य जालिका, इनके दो प्रकार थे और ये कार्य पूरा कर रही थी। वो क्या था? जी हाँ, वो था कि ये प्रोटीन और लिपिड का संश्लेषण करती है और जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मरम्मत में और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने में सहायता करते हैं। इसके अलावा हमने गोल्जी उपकरण के बारे में भी पढ़ा था, जो कि कोशिका में बने पदार्थों की पैकेजिंग का काम करती है और उसे ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। देन हरित लवक यानी कि प्लेस्टिड्स, जो कि पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं और ये इनके अंदर प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रम पूरा होता है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। और लाइसोसोम्स, इनके अंदर एंजाइम्स भरे होते हैं जो कि भोजन का पाचन करने में सहायता करते हैं। साथ ही इन्हें आत्मघाती तैली भी कहते हैं। क्या आपको याद है ऐसा क्यों कहते हैं इन्हें? तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि एक कोशिका, उसके अंदर छोटे छोटे अंगक उपस्थित है और हर अंगक का अपना एक निश्चित कार्य है, राइट। तो मतलब कि इस तरीके से कोशिका ने अपने सारे कार्यों को, जैसे भोजन को पचाने का काम, पदार्थों को बनाने का काम, पैक करने का काम, ऊर्जा बनाने का काम, और इन सभी कामों को कोशिका ने अलग अलग अंगकों में बांट दिया, मतलब श्रम विभाजन कर दिया, है ना। डिवीजन ऑफ लेबर हुआ यहाँ पर। तो इस तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक कोशिका में कैसे डिवीजन ऑफ लेबर होता है। तो क्या हमारी बॉडी के अंदर मीन्स बहुकोशिक जीवों में भी श्रम विभाजन देखने को मिलता है? आप बताइए। बिल्कुल हाँ, होता है। उदाहरण के लिए पेशीय उत्तक, मस्कुलर टिश्यू, ये हमारे शरीर की गति में सहायता करता है, राइट। देन तंत्रिका उत्तक, ये क्या करता है? ये हमारे सेंस ऑर्गन से संदेश मस्तिष्क तक लेकर जाता है और मस्तिष्क से संदेश शरीर के सभी भागों तक लेकर जाता है। फिर रक्त, रक्त क्या है? ये ऑक्सीजन, जल, हार्मोन, भोजन और वर्ज्य पदार्थों का वहन करता है, राइट। पूरी बॉडी में की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाना और भोजन और जल पहुंचाना और उनसे वेस्ट प्रोडक्ट्स को इकट्ठा करके किडनीज और लंग्स तक लेके जाना, ये सारा कार्य जो है किसके द्वारा पूरा किया जाता है? रक्त के द्वारा। इसी तरह अगर पौधों का उदाहरण ले तो पौधों में क्या होता है? संवहन उत्तक होता है, वस्कुलर बंडल, जो कि
जल और भोजन का वहन करता है, विच ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड फूड इन प्लांट्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये सारे के सारे कार्य जो किए जा रहे हैं, जैसे पेशियां है, रक्त है, तंत्रिका उत्तक है, ये सब एक कोशिका नहीं है, ये कोशिकाओं का समूह है जिनकी संरचना समान है। तो कोशिका का समूह जो संरचना में समान और एक साथ मिलकर विशिष्ट कार्य करता है, उत्तक कहलाता है। A cluster of cells which are similar in structure and work together to perform a particular function is called tissue. So ये tissues जो है ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स यानी बहुकोशिक जीवों को स्ट्रक्चरल और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ ये हमारी बॉडी के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर भी कर देते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि मांसपेशियां जो है वो हमारे शरीर को गति करने में हेल्प करती हैं, तंत्रिका उत्तक संदेशों को हमारे सेंस ऑर्गन से मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से सभी अंगों तक लेकर जाते हैं, और रक्त जो है वो पूरे शरीर में पदार्थों का वहन करता है, राइट। प्लांट्स में हमने देखा कि वस्कुलर बंडल यानी कि संवहन उत्तक जो है वो जल और भोजन का वहन करता है। तो ये इस तरीके से डिवीजन ऑफ लेबर हो गया, काम का बंटवारा हो गया सभी अंगों उत्तकों के बीच में बॉडी के अंदर, राइट। जो ऑर्गेनिजम्स है उन्हें हम मेजरली दो ग्रुप्स में बांटते हैं, वो क्या है, प्लांट्स और एनिमल्स। तो प्लांट्स और एनिमल्स में क्या एक जैसे ही उत्तक उपस्थित होंगे? ऐसा नहीं है। तो वो अंतर आया क्यों, इसको हम समझते हैं एक बार इन दोनों ऑर्गेनिजम्स को कंपेयर करके। पादप गति नहीं कर सकते हैं, एक जगह पर खड़े रहते हैं, इसलिए इनमें अधिकतर उत्तक मृत होते हैं जो पादपों को यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। जो प्लांट्स हैं वो मूवमेंट नहीं कर सकते, वो एक ही प्लेस पे खड़े रहते हैं, है ना, और इसीलिए उनके अंदर जो ज्यादातर उत्तक उपस्थित है, टिश्यूज उपस्थित है, वो डेड टिश्यूज हैं जो कि उनको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। पादपों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होती है। प्लांट्स में जो ग्रोथ है वो कुछ सर्टेन रीजन्स तक रिस्ट्रिक्टेड होती है। इसको हम जानेंगे आगे कि ऐसा क्यों है। और पादप शरीर जो है ना उसकी संरचना बहुत सरल है। हमने प्लांट के पार्ट्स के बारे में पढ़ा हुआ है, लीफ, बड, स्टेम, तना यानी कि शूट और रूट यानी कि जड़ें, राइट। कोई बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम्स इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो पादपों की जो शारीरिक संरचना है वो बहुत सरल होती है। और दूसरी तरफ अगर हम एनिमल्स यानी कि जंतुओं के बॉडी को देखें तो जंतु गति कर पाते हैं, इनको ऊर्जा की आवश्यकता पादपों से ज्यादा होती है। मीन्स कि क्योंकि एनिमल्स एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक मूव कर रहे हैं अपना भोजन के लिए, शेल्टर के लिए और बचने के लिए, तो इनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है प्लांट्स के कंपैरिजन में। इनके पूरे शरीर में एक समान रूप से वृद्धि होती है, मतलब कि पूरी बॉडी, हर ऑर्गन ग्रो करता है, हर अंग ग्रो करता है एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में, बट अप टू अ सर्टेन एज, एक निश्चित आयु तक ही वो ग्रो करते हैं। देन जंतुओं की शारीरिक संरचना जटिल होती है। वो क्यों? क्योंकि इनमें जटिल अंग तंत्र मीन्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम्स पाए जाते हैं। क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स में इतना डिफरेंस आ गया कि बॉडी स्ट्रक्चर भी अलग है, हैबिट्स भी अलग हैं, तो इनके अंदर जो उत्तक उपस्थित है वो भी अलग अलग प्रकार के हैं। तो आज के सेशन में हम लोग पादप उत्तकों के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट टिश्यूज। पादपों की शारीरिक संरचना सरल होती है। बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स इज सिंपल, जो अभी हमने डिस्कस किया कि कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम्स प्लांट्स में नहीं मिलते हैं। देन पादपों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होती है। प्लांट ग्रोथ इज रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन रीजन्स। और पावर ऑफ डिवीजन के बेसिस पे, मतलब क्या है पावर ऑफ डिवीजन, मतलब कि हमने कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ा था, राइट। कोशिका विभाजित होकर जो है नई कोशिकाएं बनाती है। तो क्या सभी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है? ऐसा नहीं है। विभाजन क्षमता के आधार पे पादप उत्तक दो प्रकार के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पावर ऑफ डिवीजन देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज। विभज्योतक उत्तक यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड स्थायी उत्तक यानी कि परमानेंट टिश्यू।
सो ऑन द बेसिस ऑफ पावर ऑफ डिवीजन या विभाजन क्षमता के आधार पर जो पादप उत्तक है वो दो प्रकार के हैं, विभज्य उत्तक उत्तक और स्थायी उत्तक। तो आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे विभज्योतक उत्तक के बारे में। विभज्योतक उत्तक जो है ये वह उत्तक है जो जीवन भर विभाजित होकर नई कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। ठीक, A plant tissue that has the power to divide itself actively throughout its life is called a meristematic tissue। तो ये पूरे लाइफ टाइम तक, प्लांट के पूरे लाइफ टाइम तक डिवाइड होकर न्यू सेल्स बनाते हैं। ये पादप उत्तक जो है, विभज्योतक उत्तक की बात कर रहे हैं हम, ये पादप शरीर के कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। इसी वजह से पादपों में वृद्धि कुछ निश्चित भागों में ही होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो प्लांट ग्रोथ है वो कुछ सर्टेन रीजन्स तक रिस्ट्रिक्टेड होती है। तो इसका मतलब ये भी नहीं कि वो सिर्फ वही रीजन कर रहा है। ओवरऑल आप प्लांट ग्रो कर रहा है, आपको पूरा प्लांट ही ग्रो करता नजर आएगा, बट वो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, विभज्योतक उत्तक है, वो पूरी प्लांट बॉडी में फैला नहीं हुआ है, वो कुछ सर्टेन रीजन्स में प्रेजेंट है। ठीक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर प्रेजेंट इन स्पेसिफिक रीजन्स। फॉर एग्जाम्पल शूट टिप पर प्रेजेंट होते हैं, रूट टिप पर प्रेजेंट होते हैं। तो इनकी पोजीशन के बेसिस पे हम इन्हें फिर डिवाइड करते हैं 3 टाइप्स में। इस उत्तक की कोशिकाएं निरंतर विभाजित होकर नई कोशिकाएं बनाती हैं, जो विभेदित होकर कली, फूल, प्रारो आदि बनाती हैं। तो जैसे आपको बताया कि ये क्या करती है, न्यू सेल्स बनाते हैं डिवाइड होके, और ये जो न्यू सेल्स हैं इनसे फिर कलियां बनती हैं, फूल बनते हैं, और तने की लंबाई बढ़ती है, रूट की लंबाई बढ़ती है, नई पत्तियां बनती हैं। ये पादप की लंबाई और चौड़ाई को बढ़ाने में सहायता करते हैं। These help in increase in height and girth of the plant। स्थिति के आधार पर विभज्योतक उत्तक फिर 3 प्रकार के होते हैं। On the basis of position, meristematic tissue is of 3 types। फर्स्ट वन, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, शीर्षस्थ विभज्योतक, एपिकल मेरिस्टम। शीर्षस्थ मतलब के जो शीर्ष पे उपस्थित है, ठीक है ना, इसे हम क्या कहते हैं, शीर्षस्थ विभज्योतक या एपिकल मेरिस्टम। अंतर्वृष्टि विभज्योतक या इंटरकैलरी मेरिस्टम। और तीसरा है पार्श्व विभज्योतक यानी कि लेटरल मेरिस्टम। शीर्षस्थ विभज्योतक, एपिकल मेरिस्टम, ये प्रारों या जड़ों एवं तनों की वृद्धि करने वाले भागों में विद्यमान रहता है तथा पादप की लंबाई में वृद्धि करता है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, रूट टिप पर और शूट टिप पर। शूट एपेक्स जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, बिल्कुल जो हमारा तना है उसकी जो टिप होती है, अगर आपने कभी ग्रोइंग प्लांट को ऑब्जर्व किया हो तो उसकी टिप धीरे धीरे करके बढ़ती जाती है। वो क्यों, क्योंकि उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कि विभज्योतक उत्तक उपस्थित होता है। और उसी तरीके से ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, रूट टिप पर भी ये प्रेजेंट होते हैं। दूसरा है पार्श्व विभज्योतक यानी कि लेटरल मेरिस्टम, जो कि तने और मूल की परिधि में वृद्धि करते हैं। मतलब कि ये क्या करते हैं, ये स्टेम और रूट के विड्थ को बढ़ाते हैं, गर्थ को बढ़ाते हैं। लेटरल मेरिस्टम्स आर प्रेजेंट इन द लेटरल साइड ऑफ द स्टेम। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि ये लेटरल मेरिस्टम है, ठीक है ना, एंड दे हेल्प इन इंक्रीज इन द विड्थ यानी कि गर्थ ऑफ द रूट एंड द स्टेम। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक ट्रांसवर्स सेक्शन है स्टेम का। तो ये जो बीच में आपको रिंग नजर आ रही है, ये रिंग है लेटरल मेरिस्टम की। और जैसे जैसे इसमें डिवीजन होकर नई कोशिकाएं बनती है, उसी के साथ साथ जो स्टेम है उसकी विड्थ यानी कि गर्थ या चौड़ाई जो है वो बढ़ती जाती है। इसके एग्जाम्पल्स हैं वस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। अंतर्वृष्टि विभज्योतक यानी कि इंटरकैलरी मेरिस्टम, यह पर्व संधियों यानी कि इंटरनोड में पाए जाते हैं। ये इंटरनोड की लंबाइयों में वृद्धि करते हैं।
intercalary meristems are located at the internodes or the base of the leaves. The intercalary meristem help in increasing the length of the internode. They are usually seen in monocotyledon plants. मोनोकोटिलिडन प्लांट्स क्या होते हैं? एक बीज पत्री पौधे कौन से होते हैं? यहाँ तक हमने जाना पोजीशन बेसिस के ऊपर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के टाइप्स, राइट? अब हम आगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के या मेरिस्टेमेटिक सेल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते हैं। जो विभज्योतक उत्तक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इसकी कोशिकाएं बहुत क्रियाशील होती हैं। दे आर वेरी एक्टिव, मीन्स दे डिवाइड एक्टिवली, वो कंटिन्यूसली डिवाइड करती रहती हैं। अधिक कोशिका द्रव्य होता है इनके अंदर, डेंस साइटोप्लाज्म, देन पतली कोशिका भीति होती है, सेलुलोज वॉल थिन होती है, स्पष्ट केंद्रक यानी कि प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई इनमें प्रेजेंट होता है, और रसधानियां नहीं होती हैं। तो रसधानियां क्यों नहीं होती हैं? देखिए, क्योंकि ये एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स है, तो इनको किस चीज की जरूरत है? दे नीड डेंस साइटोप्लाज्म, ठीक है ना, एंड थिन सेल्यूलस वॉल। इसीलिए इन कोशिकाओं का जो साइटोप्लाज्म है डेंस है, अधिक कोशिका द्रव्य है इनके अंदर, और इनका सेल्यूलोज वॉल यानी कि जो कोशिका भीति है वो पतली है। तो रसधानियां क्यों नहीं उपस्थित होती हैं? इसके लिए हम एक बार रसधानियों के बारे में फिर से रिकॉल करते हैं। आपको याद होगा जो रसधानियां है ये भी एक कोशिका अंगक होता है। पादप और जंतु कोशिका में जब हम डिफरेंस पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि जो जंतु कोशिकाएं थी उनमें रसधानियां या तो प्रेजेंट नहीं होती या बहुत छोटी होती हैं, और जो प्लांट सेल्स हैं उनके अंदर रसधानियां बहुत बड़ी होती हैं, काफी ज्यादा जगह घेरती हैं। तो ये करती क्या है? ये कोशिका द्रव से भरी होती है और ये कोशिका को स्फीति और कठोरता प्रदान करती, मीन्स ये सेल को टर्जिड रखती है और उसे स्ट्रेंथ देती है। साथ ही इनके अंदर अमीनो अम्ल, शर्करा आदि पदार्थ जो है वो भंडारित रहते हैं, राइट, स्टोर्ड रहते हैं। तो क्योंकि डिवाइडिंग सेल जो है, जो हमारे विभज्योतक उत्तक की कोशिकाएं हैं, वो कंटिन्यूसली डिवाइड कर रही हैं, तो वो तो उनके अंदर साइटोप्लाज्म डेंस हो गया, तो इन्हें वैक्यूल्स की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है ना, उनको स्टोर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूसली वो भोजन का यूज कर रही है एनर्जी डिराइव करने में, ताकि वो डिवाइड कर सके। यही रीजन है कि क्यों रसधानियां विभज्योतक उत्तकों में उपस्थित नहीं होती है। विभज्योतक उत्तक द्वारा बनी कोशिकाएं किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए एक विशिष्ट आकार ले लेती हैं और अपनी विभाजन क्षमता खो देती हैं, जिसके फलस्वरूप वो स्थायी उत्तक का निर्माण करती हैं। Cells of meristematic tissue take up a specific role and lose the ability to divide. As a result, they form a permanent tissue. विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को कहते हैं विभेदीकरण। The process of taking up permanent shape, size and a function is called differentiation. विभेदीकरण द्वारा कोशिकाएं विशिष्टीकृत होकर विभिन्न प्रकार के स्थायी उत्तक का विकास करती हैं। डिफरेंशिएशन के द्वारा जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है वो क्या करते हैं? वो परमानेंट टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाते हैं और वेरियस टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यूज बना लेते हैं, जिनके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। चलिए हम आज के इस पूरे सेशन में हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसे रिवाइज कर लेते हैं। कोशिका का समूह जो संरचना में समान है और एक साथ मिलकर विशिष्ट कार्य करता है उत्तक कहलाता है। A cluster of cells which are similar in structure and work together to perform a particular function is called tissues. पादप उत्तक दो प्रकार के हमने पढ़े, विभज्योतक उत्तक यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और स्थायी उत्तक यानी कि परमानेंट टिश्यू। स्थिति के आधार पर विभज्योतक उत्तक हमने फिर तीन प्रकार का पढ़ा, शीर्षस्थ विभज्योतक यानी कि एपिकल मेरिस्टम, पार्श्व विभज्योतक लेटरल मेरिस्टम, अंतर्वृष्टि विभज्योतक इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो चलिए अब हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन से गुण विभज्योतक के हैं? Which of the following are characteristics of meristematic tissue?
ऑप्शन नंबर 1, रसधानियां उपस्थित होती है, वैक्यूल्स आर प्रेजेंट, स्पष्ट केंद्रक, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, अत्यधिक कोशिका द्रव्य, डेंस साइटोप्लाज्म। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 2 स्पष्ट केंद्रक और ऑप्शन नंबर 3 अत्यधिक कोशिका द्रव्य। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3 मीन्स के स्पष्ट केंद्रक तथा अत्यधिक कोशिका द्रव्य। क्वेश्चन नंबर 2, तने की चौड़ाई में वृद्धि किस विभज्योतक ऊतक से होती है? विच मेरिस्टेमेटिक टिश्यू is responsible for increase in girth of the stem? Options: शीर्षस्थ विभज्योतक, एपिकल मेरिस्टम, पार्श्व विभज्योतक, लेटरल मेरिस्टम, अंतर्वृष्टि विभज्योतक, इंटरकैलरी मेरिस्टम, उपरोक्त सभी, all of these। सही उत्तर है पार्श्व विभज्योतक, लेटरल मेरिस्टम। प्रश्न नंबर 3, यह कौन सा विभज्योतक है? Which type of meristematic tissue is this? यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा है, आपको ये बताना है कि ये कौन सा विभज्योतक है। ऑप्शंस: शीर्षस्थ विभज्योतक, एपिकल मेरिस्टम, पार्श्व विभज्योतक, लेटरल मेरिस्टम, अंतर्वृष्टि विभज्योतक, इंटरकैलरी मेरिस्टम, कॉर्क। सही उत्तर है शीर्षस्थ विभज्योतक यानी कि एपिकल मेरिस्टम। प्रश्न नंबर 4, विभाजन क्षमता निम्न में से किस ऊतक में पाई जाती है? Which of these tissues has division power? आपके ऑप्शंस: स्थायी ऊतक, परमानेंट टिश्यू, विभज्योतक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, पेशीय ऊतक, मस्कुलर टिश्यू, उपरोक्त सभी, all of these। आपका सही उत्तर है विभज्योतक यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्रश्न नंबर 5, विभज्योतक का स्थायी ऊतक में परिवर्तन कहलाता है? कन्वर्जन ऑफ अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इनटू परमानेंट टिश्यू इज नोन एज। ऑप्शंस: गुणन, मल्टीप्लिकेशन, विभेदीकरण, डिफरेंशिएशन, विभाजन, डिवीजन, उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। सही उत्तर है विभेदीकरण, डिफरेंशिएशन। Some important questions। ऊतक को परिभाषित कीजिए। कोशिका का समूह जो संरचना में समान होता है और एक साथ मिलकर विशिष्ट कार्य करता है, ऊतक कहलाता है। प्रश्न नंबर 2, विभेदीकरण क्या है? वह प्रक्रम जिससे एक विशिष्ट कार्य को करने के लिए कोशिका की संरचना और आकार में परिवर्तन आता है तथा वह अपनी विभाजन की क्षमता को खो देती है, विभेदीकरण कहलाता है। प्रश्न नंबर 3, विभज्योतक में रसधानियां उपस्थित क्यों नहीं होती है? उत्तर: रसधानियां जो है वो पादप को स्फीति और कठोरता प्रदान करती है, साथ ही यह पदार्थों का भंडारण करती है। क्योंकि विभज्योतक ऊतक कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती है, कंटिन्यूअसली डिवाइड होती रहती है, इसीलिए इन्हें भोजन या अन्य पदार्थों को संचित रखने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसमें रसधानियां उपस्थित नहीं होती है। प्रश्न नंबर 4, स्थिति के आधार पर विभज्योतक कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर: स्थिति के आधार पे मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन विभज्योतक ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। शीर्षस्थ विभज्योतक, एपिकल मेरिस्टम, अंतर्वृष्टि विभज्योतक, इंटरकैलरी मेरिस्टम और पार्श्व विभज्योतक, लेटरल मेरिस्टम। इसके साथ हमारा आज का ये सेशन यही समाप्त होता है। धन्यवाद।